तुम बताओ ऐसे हालात में मैं जीऊं या मरूं? इस दुनिया में किसी को मेरी जरूरत नहीं है, मुझे जाने दो। हमेशा सोचती थी कि मायका खराब है तो क्या हुआ, ससुराल अच्छा मिलेगा, लेकिन जब अपने ही अपने नहीं है तो पराये क्या खाक अपने हो पाएंगे? और मुझसे शादी भी कौन करेगा? और अगर मैं कहूँ कि मैं तुमसे शादी को तैयार हूँ तो? श्रुति राम की बात को सुनकर चौंक गई। हाँ श्रुति, मैं तुमसे शादी के लिए तैयार हूँ। तुम्हें वो सारी खुशियां दूंगा जिनकी तुम हकदार हो, बस एक बार हाँ कर दो। पता है जब तुमसे मैं सुबह मिला तो तुम्हें भुला नहीं पा रहा था, और शाम होते होते हम फिर मिल गए। ये कोई इत्तेफाक नहीं है, मैं बनाऊंगा तुम्हें अपनी दुल्हन। क्या सच? हाँ, मैं करूंगी तुमसे शादी। श्रुति राम से शादी को राजी हो गई। वो राम के बारे में कुछ नहीं जानती थी, लेकिन उसकी आंखों में सच्चाई नजर आई। इसलिए श्रुति ने अपनी जिंदगी को एक और मौका दिया और राम और श्रुति ने एक मंदिर में शादी कर ली। इसके बाद राम ने अपने घर में इस बात की खबर की। वहीं श्रुति के घर में कोई कुछ नहीं जानता था। अरे श्रुति कहाँ है? कहीं दिखाई नहीं दे रही है। होगी कहीं बाबा, किसी कोने में बैठकर रो रही होगी। पता है आज उसने क्या किया बाबा? उसने ना राधा की एकदम नई ड्रेस चला डाली, बेचारी राधा। फिर उसकी अकल को ठिकाने लगाया कि नहीं? लगाया ना, अच्छे से लगाया, इसलिए ही नहीं दिख रही है। एक तरफ श्रुति के घर में ये चल रहा था तो वहीं दूसरी तरफ राम, हमने शादी तो कर ली है, लेकिन क्या आपके घर वाले हमें अपना लेंगे? कहीं आपकी माँ या बाबा आपसे रूठ न जाए, और अगर उन्होंने मुझे निकाल दिया तो मैं कहाँ जाऊंगी? अरे पहली बात, सभी तुम्हें अपना लेंगे, और दूसरा अगर उन्होंने तुम्हें नहीं अपनाया तो मैं भी फिर वहां नहीं रहूंगा। तुम जहां रहोगी वहीं पर मैं भी रहूंगा, ठीक है ना? अब अंदर चलो। क्या ये बड़ा सा महल मेरा ससुराल है? हाँ यही है, अब आओ भी। श्रुति घबरा रही थी कि कहीं राम के परिवार वाले उसको अपनाने से मना न कर दें। वो डरते डरते अंदर गई, जहां उसने देखा कि घर के दरवाजे पर राम का पूरा परिवार उसके स्वागत के लिए खड़ा हुआ था। सॉरी माँ और बाबा, मैं श्रुति से प्यार करता हूँ, लेकिन कभी आपको बताने की हिम्मत नहीं हुई, तो हमने मंदिर में ही शादी कर ली, और अब आपकी बहू को लाया हूँ। आप हमें अपना तो लोगे ना? राम की बात पर घोर सन्नाटा छा गया, और तभी मुस्कुराकर उसकी माँ जमुना बोली, इतनी अच्छी और सुंदर लड़की को तो मेरी बहू बनाकर लाया है, मैं भला कैसे मना कर सकती हूँ इसको अपनी बहू के रूप में अपनाने से? मैं तो कब से आरती की थाली और गृह प्रवेश का सामान लिए हुए खड़ी हुई हूँ। बहू आजा। आ गया? अरे आना, घबराती क्यों है? श्रुति घबराते हुए आगे आई, जिसके बाद जमुना ने उसके आरती की और उसे गृह प्रवेश करवाते हुए उसे अपने घर में बुला लिया। श्रुति के ससुराल में भी उसके नंद, एक देवर, पति और सास ससुर थे, और वो लोग बहुत ही अमीर और आदत के भी बहुत ही अच्छे लग रहे थे। स्वागत है भाभी आपका आपके प्यारे से घर में। मुझे तो यकीन नहीं होता कि मेरी भाभी आ गई है। पागल है हमारा राम भी। अगर बहू वो हमें तेरे बारे में बता देता ना, तो हम तेरी डोली बड़ी ही धूमधाम के साथ उठवाते। कोई बात नहीं है ससुर जी। अरे बहू घबरा नहीं, और मुझे ससुर जी नहीं बाबा बोला। मैं राम का बाप हूँ, तो इस नाते से तेरा भी बाप ही हूँ। अच्छा रात हो रही है, बहू भी घर आई है, बताओ कि क्या खाओगे? चल बेटिया तू ही बता कि क्या खाएगी अपने ससुराल वालों के साथ। अरे आप भी ना बहू कहाँ भी कुछ बताएगी, अभी तो वो आई है, मैं बताती हूँ। आप ना बहू के आने की खुशी में बटर चिकन, कढ़ाई पनीर, पनीर टिक्का, सोया चाप, आलू पूरी, बिरयानी और 5-6 तरह का मीठा मंगवा लो। श्रुति अपने ससुराल वालों को अपने लिए इतना करते देखकर हैरान हो गई और बोली, अरे नहीं, मेरे लिए इतना कुछ मत कीजिए। क्यों ना करे, हमारे घर लक्ष्मी आई है। नेहा जा अपनी भाभी को राम का कमरा दिखा आ। बहू जा तू कमरे में जाकर फ्रेश हो जा, मैं नेहा के हाथ कपड़े भिजवा रही हूँ, उनको बदलकर तू खाना खाने के लिए आ जाना। ठीक है माँ, चलो भाभी मैं आपको भैया के कमरे में ले चलती हूँ। श्रुति नेहा के साथ राम के कमरे में जाने लगी। वो राम का घर देख रही थी, जो कि बहुत ही बड़ा था। कितना अच्छा घर, और उससे भी अच्छे इस घर में रहने वाले लोग हैं। मेरा तो नसीब ही खुल गया, मुझे तो मेरे सपनों से भी अच्छा ससुराल मिला है। श्रुति को अब जिंदगी खूबसूरत लग रही थी। वो अपने कमरे में गई और नहा धोने के बाद उसने अपनी सास की भेजी हुई साड़ी को पहना, जिसके बाद वो नीचे सभी के साथ खाना खाने को आ गई। आ गई बहू तू, आजा बैठ। मैं भी आप लोगों के साथ ही बैठ जाऊं? अरे हाँ भाभी, और कहाँ बैठोगी? अरे घबरानी बेटा, मैं तेरे बाप की तरह हूँ, चल अब बैठ जा। अमरीश और बाकी सब ने बड़े ही प्यार से श्रुति को बिठाया, जिसके बाद सभी ने अपनी प्लेट भरने से पहले श्रुति की प्लेट को भरा। इस सब को देखकर श्रुति की आंखें भर आई और उसने पहली बार प्यार का एहसास किया था। ऐसी रात को श्रुति अपने कमरे में आकर बैठ गई, जहां राम एक कटोरी में तेल लेकर आया। अरे राम जी, ये आप क्या कर रहे हो? अरे तुम्हारे पाँव पर दवा लगा रहा हूँ। कोई नहीं जानता, लेकिन मैं तो जानता हूँ ना कि तुम किस सब से गुजरते हुए मुझ तक पहुंची हो। नहीं, ऐसे पति अपनी पत्नी के पाँव नहीं छूते हैं। अरे क्यों नहीं छूते? पत्नी अपने पति के पाँव छुए तो सही, लेकिन पति नहीं छू सकता। हाँ क्यों भाई?
अब ज्यादा मुझे मना मत करो। देखो तुम्हारे पाँव नंगे पाँव भागने की वजह से छिल गए हैं, तो इन पर दवा लगा लो और कुछ मत बोलना। राम ने ऐसे बोलकर आहिस्ता आहिस्ता से श्रुति को मरहम लगाना शुरू कर दिया। श्रुति को काफी ज्यादा सौभाग्यशाली महसूस हो रहा था कि उसको अपने ख्वाबों से भी ज्यादा अच्छा ससुराल मिला था। ऐसे एक हफ्ते का समय गुजर गया और अब आज के दिन श्रुति की 2 बुआ सास उसे मिलने आने वाली थी, जिनके लिए श्रुति रसोई में खाना बना रही थी। माँ ने बताया था कि मेरी बुआ सास को कड़ी खाना बहुत पसंद है। कड़ी तो बस बनने वाली है, अब पकौड़ी भी बना देती हूँ। जल गया। अरे अरे, क्या हो गया बहू? कुछ नहीं, वो माँ जी बस पकौड़े बनाते हुए तेल उड़कर आ गया। कोई नहीं, तेल उड़कर आ गया और वो बस है। मना किया था ना मैंने कि तू खाना मत बना, मैं नौकरों को बोलकर बनवा दूंगी। अब लग गई ना चोट, चल बाहर आ, मैं दवा लगाती हूँ। अरे माँ जी, मुझे इतनी जोर से नहीं लगी है, आप भी ना परेशान मत होइए। बच्चों को चाहे खरोच ही लगे, लेकिन माँ को तो चिंता होती ही है ना। चल आजा, हो गई तेरी जिद अब पूरी। अब बचा हुआ खाना नौकर बना देंगे, तू बाहर आ। जमुना को एक माँ की तरह अपनी चिंता करते हुए देख श्रुति की आंखों में पानी आ गया। वो जमुना के साथ बाहर आई और जमुना ने उसके हाथ पर पट्टी बांधी। अब ठीक है? लो भाभी, बर्गर खाओ, आपके लिए लाया हूँ। अरे क्या हुआ, ये पट्टी कैसी है? कैसे चोट लग गई भाभी को? खाना बना रही थी, तेल उड़कर आ गया। नहीं भाभी, खाना वाना तो नौकर बना देते हैं, आप चिंता मत किया करो, आप बर्गर खाओ। वैसे ज्यादा खतरनाक चोट नहीं है, आपको सीरियस मत लेना। हाँ अभी बताती हूँ तुझे। तुझसे मजाक करके गया है बहू। जानती हूँ माँ, देवर जी में तो मुझे अपना भाई ही नजर आता है। अगर मेरा कोई भाई होता तो वो बिल्कुल ऐसा ही होता। श्रुति ने ऐसे बोलकर बात को खत्म कर दिया। कुछ ही देर के बाद ही उसकी बुआ सास रेखा और सुरेखा दोनों अपनी एक एक बेटी के साथ श्रुति से मिलने आ गई। श्रुति को उनसे डर लगने लगा, क्योंकि उसका मेहमानों के साथ का एक्सपीरियंस कभी भी अच्छा नहीं था। अरे नहीं, मेरा दिल इतनी जोरों से क्यों धड़क रहा है? बुआ, जानवी और कोयल दीदी, सभी का स्वागत है। भाभी आओ, मैं आपको अपनी बुआ से मिलवाती हूँ। नमस्ते बुआ जी। नमस्ते बेटा, कितनी प्यारी बच्ची है। राम ने अचानक शादी की तो किसी को कुछ पता ही नहीं चल पाया। बहुत प्यारी बहू मिली है भाभी आपको तो। बहू नहीं, बेटी बोलो। चलो आओ ननन जी, अंदर आ जाओ। जानवी और कोयल बेटा, तुम भी आओ। जमुना ने सभी को अंदर बुला लिया, जिसके बाद उन सभी ने साथ बैठकर खाना खाया। अब श्रुति की घबराहट कम हो गई थी, क्योंकि सभी उससे बहुत ही अच्छे से पेश आ रहे थे। मेरे तो रिश्तेदार भी बहुत अच्छे हैं, मैं बेवजह ही डर रही थी। भाभी चलो आपके कमरे में चलते हैं, वहाँ जाकर हम खूब बातें करेंगे। हम एक हफ्ते को आए हैं तो मस्ती नॉन स्टॉप होगी। कोयल और जानवी की बात सुनकर श्रुति उन्हें नेहा के साथ अपने कमरे में ले गई और फिर उन्होंने खूब बातें की। ऐसे कुछ दिन और गुजरे और आज की रात श्रुति अपने कमरे में नहा धोकर नेहा के कमरे में थी, जहां जानवी और कोयल भी थी और वो रात को खेल रही थी। कोयल, तेरा नाम कोयल है, लेकिन तेरी आवाज जरा भी मीठी नहीं है। फटा हुआ स्पीकर है तू, समझ आया? चल अब हंसेगा। हमको हमें से चुरा लो, दिल में कहीं तुम छुपा लो, हम अकेले खो न जाए, दूर तुमसे हो न जाए, पास आओ गले से लगा लो। किसके लिए गा रही हो कोयल दीदी? वैसे मुझे तो इस वक्त भूख लग रही है, चलो ना कुछ खाते हैं। इतनी रात को अब क्या मिलेगा? चलो भाभी मैगी बनाते हैं, रात की भूख का यही तो सहारा होती है। वे नेहा, मैगी है क्या? मैगी भी कभी अनअवेलेबल होती है, चलो मैगी बनाने। आधी रात को सारी लड़कियां मैगी बनाने रसोई में आ गईं। शांति से, कहीं किसी की आंख ना खुल जाए। सभी ने रात को मस्ती करते हुए मैगी बनाई और फिर उन्होंने मजे से उसको कमरे में ले जाकर खाया। आज से पहले तो कभी भी मुझे मैगी का ऐसा स्वाद नहीं आया। मैगी को चिपकर खाने में और आधी रात को खाने में जो स्वाद आता है ना, वो किसी और चीज में कहाँ। सभी नेहा की बात सुनकर मुस्कुराने लगे। वहीं श्रुति एक एक लम्हे के लिए अपनी जिंदगी का शुक्रिया कर रही थी, क्योंकि उसको ये सब पहली बार नसीब हुआ था। सही कहते हैं कि नसीब बदलती देर नहीं लगती, बस कभी भी हिम्मत नहीं छोड़नी चाहिए। जैसे आज मुझे परिवार मिल गया। श्रुति अपने ससुराल में बहुत ही ज्यादा खुश थी। उसे परिवार मिल चुका था, वो भी ऐसा जो उस पर जान छिड़कते थे। ऐसे आज के दिन श्रुति अपनी सास और नंद के साथ बाजार आई हुई थी। उसने काफी शॉपिंग की हुई थी और वो सुंदर साड़ी में एकदम रानियों की तरह बाजार में घूम रही थी। अभी वो चलती हुई जा ही रही थी कि तभी उसकी एक औरत से टक्कर हुई। अरे श्रुति, माँ। श्रुति उसे टकराई थी, वो कोई और नहीं बल्कि उसकी सौतेली माँ थी। माँ, तुम यहाँ? तो श्रुति है ना,
तू रानी जैसे कैसे बन गई? और कहाँ थी तू इतने वक्त से? आप होती कौन हो मेरी भाभी से ऐसे बात करने वाली? भाभी क्यों री करम चली, तूने शादी कर ली? क्या बकवास है ये? करम चली होगी तू। बहू कौन है ये दोनों बेवकूफ? माँ जी, ये मेरी सौतेली माँ और बहन है। अच्छा, तो ये वही हैं जो दोनों करमचली जिन्होंने मेरी नाजुक फूल जैसी बच्ची को सताया हुआ था। बहू, राम ने हमें तेरे अतीत का सब बताया हुआ है। इस औरत को तो मैं छोड़ूंगी नहीं। जाने दो ना माँ जी, इनसे कुछ कहकर भी क्या होगा। इनके लिए तो इतना ही काफी है कि मैं इनके सामने हूँ, वो भी इस हालत में जिसमें ये मुझे कभी नहीं देखना चाहती थी। माँ, तुम चाहती थी ना कि मैं मर जाऊं? मेरी शादी भी हो तो मुझे ऐसा ससुराल मिले जहां मैं अपनी मौत के लिए पल पल तड़पूं। लेकिन जब ऊपर वाला कुछ सोचे हुए होता है तो नीचे वालों के नहीं चलती। मुझे मेरे नसीब की सारी खुशियां मिल रही हैं। जिन जिन चीजों को आपने मुझसे छीना वो आज ऐसे हैं जैसे कभी मेरे से वो दूर थे ही नहीं। समझ रही हो? आज मेरे पास माँ है, बाप है, भाई है, बहन है और एक अच्छा हमसफर है। आपने तो कभी मुझे अपना नहीं समझा, लेकिन मैं समझती हूँ। कभी भी दिल करे आ जाना, मेरे ससुराल के दरवाजे खुले हुए हैं। श्रुति ऐसे बोलकर आगे बढ़ गई। हेमा के पास अब बोलने को कुछ नहीं था। उसकी नजरें झुक गईं और वो पतली गली से अपनी राह निकल ली और श्रुति अपने ससुराल में खुशी खुशी रहने लगी।